नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का कंप्लीट एनसीईआरटी सीरीज में। और इस सीरीज के तहत आज पहली कक्षा है, जिसके अंतर्गत कक्षा 10 के भूगोल से संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित पहला चैप्टर लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। और पहले चैप्टर का नाम आप सबको पता ही है कि क्लास 10 का पहला चैप्टर जो है वो है आपका संसाधन, जिसे अंग्रेजी में रिसोर्स कहते हैं। सबसे विशेष बात होगी कि ये जो आपको यहाँ पर क्लास होगी ये बाइलिंगुअल होगी, ठीक है ना। यानी कि स्लाइड जितने भी होंगे वो आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही होंगी। तो ये आपकी क्लास जो होगी ये कक्षा 10 के बच्चे भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में आपको यहाँ से मदद मिलने वाली है, ठीक है। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं, है ना। रिसोर्सेज की बात करते हैं। तो देखिएगा, अगर हम बात करें संसाधन की, रिसोर्सेज की, आखिरकार होता क्या है ना। तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स provided it is technological accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resources। यानी कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वो वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रही हो, है ना, और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, आर्थिक रूप से संभाव्य है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे हम क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहे हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। अर्थात इसके लिए अगर एक हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो बीच में हम रख सकते हैं ह्यूमन बीइंग को, और ह्यूमन बीइंग जो है ये नेचर से क्या करता है? कनेक्ट करता है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं? अपनी टेक्नोलॉजी लगाता है ना, और उसको आसान तरीके से अपनी जरूरत की वस्तुओं को बनाने के लिए वो बहुत सारे यहां पर क्या करता है? इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या करता है? एस्टैब्लिश करता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात कर लें, है ना, किसी भी एक चीज की, जैसे कि हम आयरन ओर की बात कर ले। आयरन ओर में हमने टेक्नोलॉजी लगाया, और टेक्नोलॉजी लगा क्या कर लिया? इससे हमने स्टील बना लिया। स्टील क्या है? हमारे डेली यूज में है ना, बहुत सारी वस्तुओं का हम निर्माण करते हैं। लेकिन अब इसको ज्यादा तेजी से बनाने के लिए हमने क्या किया? तो इसके लिए हमने फैक्ट्री डाल ली। तो कहीं देखा जाए, है ना, अगर हम कहीं पर भी बात कर ले तो कहीं देखा जाए बीच में कौन है? ह्यूमन बीइंग है, जो नेचर से क्या करता है? इंटरेक्ट करता है ना, उसमें टेक्नोलॉजी लगाता है, और इससे अपने काम को आसान बनाने के लिए बहुत सारी संस्थाएं जो है उसको एस्टैब्लिश कर लेता है, ठीक है। तो बिना स्किल और टेक्नोलॉजी के हम इसको यहां पर बहुत ही ज्यादा आसान नहीं कर सकते हैं। आगे देखिएगा, मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं, अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं, जो कि अभी अभी मैंने आप सभी को ग्राफ बताया। तो मानव क्या करेगा? ह्यूमन बीइंग क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा। किससे? नेचर से, है ना। नेचर से क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा। टेक्नोलॉजी यहां पर अपना लगाएगा, और इंस्टीट्यूशन क्या करेगा? क्रिएट करेगा, ताकि इसकी आर्थिक गतिविधि जो हो वो क्या हो जाए? यहां पर तेज हो जाए, ठीक है। आगे देखिएगा, अब बात करें संसाधनों का वर्गीकरण, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का वर्गीकरण हम देखें तो कितने प्रकार के वर्गीकरण किए जा सकते हैं। रिसोर्स तो हमने देख लिया कि वो हर एक चीज जो हमारी नीड को फुलफिल करती हो उसी को हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं। तो अगर हम इसके वर्गीकरण की बात कर ले तो कई सारे बेसिस पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर देखें तो इसे बायोटिक एंड अबायोटिक दो टाइप में, जैव और अजैव दो प्रकार में इसको विभाजित कर सकते हैं। जैव यानी कि जिसमें जीवन हो, और अजैव जिसमें जीवन नहीं हो। जैसे इसमें जीव जंतु पेड़ पौधे आ जाएंगे, और उसको छोड़ के सारे सारे आपके अबायोटिक हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद यहां पर अगला क्या है कि समाप्तिया के आधार पर, यानी कि एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर अगर हम देखें तो यहां पर भी इसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक को हम बोलते हैं रिन्यूएबल यानी कि नवीकरणीय, और दूसरे को बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल यानी कि अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब है ना
कि ऐसे संसाधन जिसकी पूर्ति हमें बहुत जल्दी हो जाती है, वो संसाधन जो अपने आप को जल्दी से रिसाइकल कर लेते हैं और लिमिट में अगर उसका यूज करें तो जल्दी समाप्त नहीं होगा, ऐसे संसाधनों को हम नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। और यहां पर अनवीकरणीय की बात कर लें तो ऐसे संसाधन जिनको रिसाइकल होने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, इसको हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कोयला की, पेट्रोलियम की, तो बहुत लंबे समय तक ताप और दाब पड़े रहने के कारण ही पेड़ पौधे जो है वो कोयला बन गए और जीव जंतु जो है वो पेट्रोलियम और ऑयल बन गए। ठीक है, तो इनको बनने में लंबा टाइम लगता है, लंबा प्रोसेस, इसलिए नवीकरणीय हो गए। अनवीकरणीय और नवीकरणीय जैसे कि हमारी सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, वाटर हो गया, ये सभी के सभी नवीकरणीय रिसोर्स हो जाते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। अगला देखें, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, है ना। तो ऑनरशिप के बेसिस पर देखें तो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो होता है इंडिविजुअल, यानी कि जो हमारा अपना है, कह सकते हैं कि ये मेरा है। जैसे मेरा घर हो गया, है ना, मेरी गाड़ी हो गई, तो ये सभी के सभी क्या हो गई, मेरी संपत्ति हो गई, इंडिविजुअल हो गया। दूसरा क्या है यहाँ पर, कम्युनिटी, है ना, यानी कि जिसपे एक समुदाय का क्या हो, अधिकार हो। जैसे कि पार्क हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सभी के सभी क्या हो गए, कम्युनिटी वाले हो गए, सामुदायिक हो गए। उसके बाद है आपका नेशनल, नेशनल यानी कि राष्ट्रीय, जो देश की संपत्ति कही जाएगी। और देश की संपत्ति किसे कहा जाएगा, तो आप सभी को पता ही होगा, हमारा EEZ क्षेत्र जो है, इसमें पाए जाने वाले संसाधन जो है वो सारे के सारे आपके राष्ट्रीय संसाधन कहे जाएंगे। यानी कि जो हमारी तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र से 200 न्यूटिकल मील तक के एरिया में जो भी हमारे संसाधन पाए जाएंगे उसका भारत क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। ठीक है, इसमें देखा जाए तो एक आपका बेस लाइन से 12 न्यूटिकल मील हो जाता है, दूसरा देखे तो 24 न्यूटिकल मील, है ना, और तीसरा जो है वो हमारा 200 न्यूटिकल मील। तो EEZ वाले एरिया तक के जो हमारे संसाधन होंगे, है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय बोलेंगे, नेशनल बोलेंगे। और उसके बाद हो गया आपका इंटरनेशनल, यानी कि जिसे अंतरराष्ट्रीय बोलते हैं। तो राष्ट्रीय वालों को छोड़ के जितना हमारा अर्थ पर बच गया वो सारे के सारे क्या हो गए, अंतरराष्ट्रीय संसाधन हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर अगला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट के स्टेटस पर, इसके आधार पर, विकास के आधार पर देखें तो ये भी आपके 4 प्रकार के हो जाते हैं। एक है आपका संभाव्य अर्थात पोटेंशियल, है ना, दूसरा यहां पर विकसित भंडार यानी कि डेवलप्ड, है ना, उसके बाद तीसरा है आपके यहाँ पर स्टॉक यानी कि भंडार, और चौथा जो है वो है आपका रिजर्व यानी कि संचित कोष। तो देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट इज पोटेंशियल, सेकेंड डेवलपमेंट, थर्ड स्टॉक एंड फोर्थ इज रिजर्व। तो आशा करता हूं आप सभी को ये 4 टाइप जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे, है ना। अब बात करें संसाधनों का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक, अब देखिएगा, हमें पता है कि बिना रिसोर्सेज के हम चल नहीं सकते। हर एक चीज अगर जीवन में देखें तो लगभग 95% जो भी हम यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, रिसोर्सेज हैं, है ना। उसके बगैर जीवन संभव है नहीं है। अगर हम भोजन कर रहे हैं, है ना, तो भोजन में जो हम अन्न का ग्रहण कर रहे हैं वो भी क्या है, रिसोर्सेज है। जिस पानी का प्रयोग हम पीने के लिए कर रहे हैं, नहाने के लिए, डेली यूजेस के लिए, वो भी क्या है, वो भी हमारा रिसोर्सेज हो जाता है। तो ये अति आवश्यक हो जाता है कि ये जो संसाधन है ना, ये हमारे लिए आवश्यक है। तो इनका विकास हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो देखिएगा, संसाधन जिस प्रकार से मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है ना, उसी प्रकार से देखा जाए तो जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, है ना, जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भी ये क्या है, महत्वपूर्ण है ना। जैसे कि मान लीजिए घर क्या है, हमारा संसाधन है। अगर हम बढ़िया से घर में रह रहे तो हमारी जीवन की गुणवत्ता क्या है, बेहतर है। लेकिन अगर हमारे पास बढ़िया नहीं है, हम किसी झोपड़ी में रह रहे हैं, है ना, तो हमारे जीवन की गुणवत्ता क्या है, बेहतर नहीं है। हम अच्छे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं तो हमारी गुणवत्ता क्या मानी जाएगी, बेहतर मानी जाएगी, है ना। स्कूल हम नहीं जा रहे तो हमारी जीवन की गुणवत्ता यहाँ पर बढ़ ही नहीं पाएगी। तो जिस तरीके से संसाधन जो है ये हमारे जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार से जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भी ये हमारे लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है। क्या है, संसाधन प्रकृति की देन है। परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया जिससे बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई, है ना। पहले के लोग क्या मानते थे, है ना, अभी भी मानते हैं ना, कि संसाधन क्या है, संसाधन मानवों की, है ना, मानवों के लिए प्रकृति की देन है।
और ये समझ के पहले के लोगों ने अंधाधुंध इसका उपयोग किया, और अंधाधुंध उपयोग करने के कारण कई सारी समस्याएं हमारे समक्ष सामने आ चुकी है। क्या क्या है ना, देखिएगा अब इसमें भी देखा जाए कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का बड़े स्तर पर क्या हो गया, ह्रास हो गया, है ना। जैसे कि मान लो अगर इंडिया में ही देखें तो अंग्रेजी कंपनी जब आई उसके द्वारा भारतीय संसाधनों का बड़े स्तर पर दोहन किया गया, और इससे क्या हुआ, तो हमारे संसाधनों का बड़े स्तर पर ह्रास किया गया। ठीक है, उसके बाद संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए, है ना, जिनके पास पैसे थे उनके हाथों में आ गया, कई सारे लोगों के हाथ में नहीं आए। लेकिन अगर संसाधन की बात करें तो ये सब की उस पर बराबर पहुंच होनी चाहिए, लेकिन संसाधन जो है समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए, और इससे क्या हुआ, समाज दो हिस्सों में बंट गया। जिनके हाथों में संसाधन आ गए वो क्या हो गए, वो संसाधन संपन्न हो गए, और इससे इनके पैसे बड़े स्तर पर हुए, तो ये क्या हो गए, अमीर हो गए, है ना। और कुछ लोग जिनके पास संसाधन पहुंच ही नहीं पाए, ये संसाधनहीन कहलाए, है ना, यानी कि ये क्या हो गए, धीरे धीरे जाते जाते यहां पर गरीब होते चले गए। ठीक है, तो हुआ क्या कि कुछ लोगों के हाथों में संसाधन आने से वो लोग वो लोग अमीर होते चले गए, और जिनके पास संसाधन की पहुंच नहीं हो पाई वो धीरे धीरे यहां पर गरीब होते चले गए, और इस प्रकार से हमारी समाज जो है दो भागों में बंट गई, एक अमीर और दूसरा गरीब में। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से हमारी पारिस्थितिकी जो है इस पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा हुआ है। जैसे कि यहां पर देखा जाए, जैसे भूमंडलीय तापन, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो हमारी समस्या क्या है, एक तो यहां पर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है, जो हमने यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, है ना, उसके पश्चात देखा जाए तो पृथ्वी के जो तापमान था, हमारे वायुमंडल का जो तापमान था, उससे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान क्या हो गया, बढ़ गया है, जिस कारण से हमारी जो ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ है, बर्फ जमे हुए वो धीरे धीरे पिघल रहे हैं। ये पानी पिघल के अंततः देखे तो हमारी जो महासागर है, ओशियन है, उसमें जा रही है, जिस कारण से जो पानी का लेयर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और पानी का लेयर बढ़ेगा तो जो भी हमारे आइलैंड्स है, द्वीपीय प्रदेश है, वो सभी क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे, तो उनमें खतरे देखने को मिल रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर जो भी बड़े स्तर पर कार्बन का उत्सर्जन किया है, कहीं ना कहीं ओजोन लेयर डिप्लेशन का कारण यहां पर बना हुआ है, ओजोन परत का अपक्षय यहां पर देखने को मिला हुआ है। इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हुआ है, पर्यावरणीय प्रदूषण हुआ है बड़े स्तर पर, साथ ही साथ यहां पर लैंड डिग्रेडेशन अर्थात भूमि निम्नीकरण की समस्याएं देखने को मिली है। तो संसाधन प्रकृति ने हमें दिया है, लेकिन हमें इस तरीके से प्रयोग नहीं करना चाहिए कि इतनी सारी समस्याएं जो हैं वो हमारे सामने उठ के खड़ी हो जाए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए, है ना। यदि कुछ ही व्यक्तियों के पास देश के सारे संसाधन उनके पास चला जाए तो पृथ्वी का भविष्य जो है क्या हो जाएगा, खतरे में पड़ सकता है ना। गांधी जी ने भी इस संदर्भ में कुछ लाइनें कही है, उस पर भी हमें चर्चा करनी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों का उपयोग जो है ना, ये योजना के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। अगर योजना बनाकर हम संसाधनों का दोहन नहीं करें तो फिर हमारी पृथ्वी जिस अस्तित्व में है ये अस्तित्व यहाँ पर रह ही नहीं पाएगा, है ना। एक सतत विकास के बारे में जो हम बात करते हैं, ये सतत विकास यहाँ पर हो ही नहीं पाएगा। तो अगर हमें सतत विकास करनी है तो हमारी जो भी संसाधन हैं, इन सभी संसाधनों का उपयोग जो है वो एक योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। ठीक है, तो सतत अस्तित्व सही अर्थ में देखा जाए तो सतत पोषणीय विकास का ही क्या हो जाता है, एक हिस्सा हो जाता है। ठीक, आइए बढ़ते हैं आगे। अब बात करें आखिरकार ये सतत पोषणीय विकास क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। यहां से बार बार यूपीएससी प्रश्न पूछती रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ये है क्या, है ना। तो देखना, अगर हम बात करें सतत पोषणीय विकास की, तो सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान किए हो, है ना। अगर हम विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, है ना, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generation। यानी कि डेवलपमेंट इस तरीके से होना चाहिए
कि पर्यावरण का नुकसान भी ना हो और आने वाली हमारी जो जनरेशन है, पीढ़ियां हैं, उनके लिए भी उनके अधिकार की अवहेलना ना हो, हमारी रिसोर्सेज जो हैं वो बची रहे ताकि उनकी आवश्यकता की भी पूर्ति हो सके। ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, सतत पोषणीय विकास बोलते हैं। तो हमें इस तरीके से डेवलपमेंट करना है कि जो इन्वायरमेंट को भी खतरा ना पहुंचे और हमारे इन फ्यूचर जो जनरेशन है उनके लिए भी संसाधन पर्याप्त रूप से उपलब्ध रहे। ऐसे ही डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरीके से हो देखिएगा। अब हमने जो अंधाधुंध तरीके से डेवलपमेंट किया, इसका रिजल्ट कई सारे हमने देखा, कई सारे निगेटिविटी वाला रिजल्ट हमें यहाँ पर देखने को मिला। तो अब जब ये समस्याएं उभर के सामने आने लग गई तो पूरे दुनिया के जितने भी लोग थे इन्होंने सोचा कि भैया अगर ऐसे ही चलते रहा तो बहुत जल्दी हमारी पृथ्वी जो है वो भी मंगल ग्रह हो जाएगी। फिर दूसरे ग्रह से लोग जो है वो पृथ्वी पर आएंगे रिसर्च करने के लिए कि क्या यहाँ पर भी जीव जंतु कभी रहा करते थे, यहाँ पर भी क्या कभी जल हुआ करता था, है ना, पेड़ पौधे हुआ करते थे। तो ये जो रिसर्च हम दूसरे ग्रहों पर करते हैं, अगर ऐसे ही डेवलपमेंट हमने करते रहा तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, पृथ्वी के लिए भी दूसरे ग्रहों से लोग आकर यहाँ पर रिसर्च करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसको बचाने के लिए, है ना, देश के विभिन्न देश के जो नेता हैं वो सारे नेता एक सम्मेलन में आए, जहां पर, है ना, जिसे रियो डी जेनेरियो कहा गया। कहां पर है ये? ब्राजील में है ना। तो 1992 में इसको लेकर पहला पृथ्वी सम्मेलन किया गया। कहां? रियो डी जेनेरियो में। और ये रियो डी जेनेरियो कहां है? ब्राजील में है। तो जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ द स्टेट मेट इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राजील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, यानी कि पहला वैश्विक स्तर पर पृथ्वी सम्मेलन के लिए लगभग 100 से ज्यादा देशों के नेता जो है वो एकत्रित हुए कि आखिरकार पृथ्वी को किस तरीके से बचाया जाए, किस तरीके से डेवलपमेंट यहां पर किया जाए। और इस सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास के समस्याओं को हल ढूंढने के लिए किया गया था कि किस तरीके से हम डेवलपमेंट करें कि हमारी पृथ्वी भी यहां पर बची रहे। ठीक है, जितने भी नेता थे लगभग 100 के आसपास सभी यहां पर एकत्रित हुए, है ना, बातचीत किए, बहस चली, है ना, और फाइनली यहां पर एक एजेंडा को अपनाया गया जिसे एजेंडा 21 कहा जाता है। तो इस सम्मेलन में एकत्रित नेताएं जितने भी थे सभी ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। सभी ने बहस किया, है ना, एक एक मुद्दे पर बातचीत चली और फाइनली एक घोषणा पत्र यहां पर लाया गया। और इस घोषणा पत्र पर जितने भी नेता थे सभी नेता ने क्या किया? हस्ताक्षर किया, है ना। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांत यानी कि फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर सहमति जताई गई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति यहां पर प्रदान कर दी गई। यानी कि एजेंडा 21 जो इसके बेस पर हमें क्या करना है? अपना विकास करना है। तो एजेंडा 21 कहां? तो रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील में है वहां पर इसको क्या किया गया? इस एजेंडे को अपनाया गया। अब बात करिए एजेंडा 21 आखिरकार है क्या, है ना। तो ये क्या है? एक प्रकार का डिक्लेरेशन है जिस पर सभी लोगों ने क्या किया? साइन किया। तो ये क्या है? एक प्रकार की घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो जो है यहां पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में जितने भी राष्ट्रों के अध्यक्ष थे उनके द्वारा इसको स्वीकृत किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना, है ना। टारगेट क्या था इसका? इसका एम था कि अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस एम के साथ इसको क्या किया गया? यहां पर साइन किया गया। आगे बढ़ते हैं। यह एक कार्यसूची है। एजेंडा 21 क्या है? तो एक कार्यसूची है ना, जिसमें कई सारे कार्यों की सूची बनाई गई है जिसका उद्देश्य है समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना। तो इस उद्देश्य से यहां पर एक कार्यसूची बनाई गई जिसे एजेंडा 21 कहा गया। और एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम पृथ्वी की बात कर लें तो पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के हमारे संसाधन हैं, अलग अलग प्रकार के हमारे यहाँ पर मौसम है ना, ऋतुएं हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो ये बर्फीले इलाके हो गए, ये भी बर्फीले इलाके हो गए। यहाँ पर देखा जाए सबसे ज्यादा गर्मी। तो हर एरिया वाइज भी अपना एक एजेंडा 21 जो है ये क्या करना है? अपना बना लेना है। ठीक है, तो इस पर यहाँ पर सहमति जता दी जाती है।
आगे देखिएगा, अब बात करें यहाँ पर रिसोर्स प्लानिंग की, है ना, संसाधन नियोजन की। अब संसाधन हमारे लिए इतना आवश्यक है, तो किस तरीके से आखिरकार इन संसाधन के लिए प्लानिंग किया जाएगा, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। देखिएगा, अगर हम संसाधनों की बात करें तो संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए सबसे बेहतर क्या है, सबसे पहले हमें प्लानिंग करना चाहिए, एक रणनीति बनाना चाहिए, है ना, ताकि किस तरीके से हमें इसका यूज करना है, सही तरीके से हम इसका यूज भी यहां पर कर सके। ठीक है, तो सबसे पहली आवश्यकता क्या हो जाती है कि इसके लिए हमें नियोजन करना है ना, क्या करना है, प्लानिंग करनी है। इसलिए भारत जैसा जो देश है जहां संसाधनों की उपलब्धता जो है, ये उपलब्धता में, संसाधनों की उपलब्धता में क्या है, बहुत सारी डाइवर्सिटीज है ना, विविधता है, और ये और भी हमारे लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। विविधता कैसे, तो कई सारे राज्य हैं जहां पर भर भर के कोयले हैं, बाकी राज्यों में है ही नहीं। कई सारे राज्य हैं जहां पर पेट्रोलियम बड़े स्तर पर मिलेगा आपको, लेकिन बाकी राज्यों में है नहीं। कहीं पर देखा जाए तो हमारे आयरन ओर जो है वो मिलेंगे, तो कहीं पर है ही नहीं। कहीं पर सोना है तो कहीं पर है ही नहीं। लेकिन इसका यूज किस तरीके से करना है, पूरे देश के स्तर पर करना है, भारतीय लेवल पे करना है। इसलिए भारत के लिए यहां पर रिसोर्सेस के लिए प्लानिंग करना ये अति ही आवश्यक हो जाता है। और यहां ऐसे प्रदेश भी है भारत में जहां एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है, परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी भी देखने को मिल जाती है। जैसे कि अब देखो कैसे, कुछ ऐसे प्रदेश है भारत में जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में देखें तो वो क्या है, आत्मनिर्भर है। और कुछ ऐसे हैं जहां पर संसाधनों की उपलब्धता में भारी कमी देखने को मिल जाती है। जैसे एग्जांपल्स देखें तो झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ये जो राज्य है यहाँ पर खनिजों की भंडार है, कोयले के प्रचुर भंडार है, यहाँ पर कोयला भर भर के मिलता है। वहीं अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर जल संसाधन जो है ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन वहां पर मूल विकास जो है ना, मूल विकास की कमी देखने को मिल जाती है। ऐसे ही देखा जाए तो राजस्थान की बात करें, राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है, लेकिन वहां पर देखें तो जल संसाधनों की कमी है ना। विंड एनर्जी तो बहुत है, लेकिन वाटर रिसोर्सेज है ये क्या है, लेक्स है। ठीक, वहीं अगर हम बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख का जो शीत मरुस्थल है देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। ये प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहां जल, आधारभूत संरचना और कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी यहां पर देखने को मिल जाती है। तो अगर पूरे भारत की बात कर ले तो पूरे भारत में कहीं पर संसाधन पूरे प्रचुर मात्रा में है तो कहीं पर है ही नहीं। और ऐसी स्थिति में हमारे लिए आवश्यक हो जाता है रिसोर्सेज के लिए प्लानिंग करना, नियोजन करना, ताकि देश का सही तरीके से क्या हो जाए, डेवलपमेंट हो सके। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधनों का नियोजन जो है, प्लानिंग जो है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। दिस कॉल्स फॉर द बैलेंस्ड रिसोर्सेज प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल। तो इन सभी लेवल पर प्लान करना हमारे लिए क्या हो जाता है, अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है, अब बात करें भारत में आखिर ये प्लानिंग इतना जरूरी है, तो भारत में किस तरीके से इसका प्लानिंग किया जा सकता है, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिएगा, रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, यानी कि ये इतना आसान नहीं है ना, ये क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है और इसमें बहुत सारे कार्य जो है वो शामिल किए जाते हैं। जैसे सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, यानी कि सबसे पहले देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधन कौन कौन से, इसको क्या करना है, पहचान करना है। पहचान करने के पश्चात उसकी लिस्टिंग करनी होगी। तो पहले देश के विभिन्न भागों में कौन कौन से संसाधन है इसका पहचान करना होता है, उसके बाद उसकी लिस्टिंग करनी होती है ना। उसके बाद इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण किया जाता है, उसके पश्चात यहाँ पर मानचित्र बनाया जाता है, संसाधनों की गुणवत्ता है ना, यानी कि गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाया जाता है और उसका मापन किया जाता है। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहचान करेंगे किस किस एरिया में कौन कौन से संसाधन हो सकते हैं, उसको हमने क्या कर लिया, लिस्ट बना लिया। लिस्ट बनने के पश्चात उसका हमने क्या किया, सर्वेक्षण करवाया। सर्वेक्षण करवाने के दौरान जहां जहां पर आपके संसाधन मिले, अवस्थित है, उसका हमने क्या कर लिया, मानचित्र बना लिया। मानचित्र बनाने के पश्चात ये पता होगा कि हाँ ये एरिया है, यहाँ पर क्या है, संसाधन है। अब उसका हम क्या करेंगे, तो उसके गुण को देखेंगे, है ना, यानी कि यहाँ पर हम उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी ये दोनों ही देखेंगे, किस क्वालिटी का संसाधन है और साथ ही साथ उसकी क्वांटिटी कितना है, ये सारा काम करेंगे।
ठीक है ना। उसके बाद अगला क्या होगा, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, उपयुक्त प्रौद्योगिकी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, कौशल होनी चाहिए, और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना, ये हमारा क्या हो जाता है, अगला काम हो जाता है। इतना जब काम हो जाएगा उसके बाद संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस हो जाता है। यानी कि संसाधन का विकास किस तरीके से करना है और किस तरीके से विकास करे कि हमारे इससे कैसा विकास हो, नेशनल डेवलपमेंट हो, राष्ट्रीय विकास हो, इन दोनों में समन्वय बैठाना, ये हमारे लिए क्या हो जाता है, अगला काम हो जाता है ना। जैसे कि अगर हम बात करें स्वाधीनता के बाद, यानी कि जब हम आजाद हुए, आजादी के पश्चात भारत में संसाधनों के नियोजन का उद्देश्य जो है, इसके पूर्ति के लिए हमने क्या किया, तो जो हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू किया था, वहीं से हमने इसके लिए प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया था। यानी कि जब हम डेवलप हुए, हमारी आर्थिक स्थिति जो है वो हमारी हाथों में आई, हम अपने देश के क्या हो गए, हम अपने देश को कैसे चलाने वाले इसके मालिक हम खुद हो गए, और ऐसी स्थिति में देश को कैसे आगे ले जाना है ना, ये हमें खुद सोचना था। तो हमने जो पहली पंचवर्षीय योजना लागू की, वहीं से ही हमने क्या किया, प्रयास करना शुरू कर दिया, है ना, कि किस तरीके से हम संसाधनों का नियोजन करते हुए हम पूरे देश का डेवलपमेंट यहां पर करें, है ना। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त होती है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। यानी कि देश में भरपूर संसाधन हो, लेकिन उन संसाधनों का उपयोग करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं हो, स्किल नहीं हो, तो फिर संसाधन रहने से कोई भी प्रॉफिट नहीं हो जाता। इसलिए संसाधन के साथ साथ, रिसोर्सेज के साथ साथ हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए और हमें स्किल भी चाहिए, ताकि उससे अपनी जरूरतें जो है, आवश्यकता जो है, उसको ज्यादा से ज्यादा हम फुलफिल कर सके। ठीक है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं, और इसके विपरीत देखा जाए तो कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, संसाधन समृद्ध होते हुए भी झारखंड क्या है, थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। ठीक है। और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर संसाधन की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से क्या है, बहुत ही विकसित है ना। तो देश में ऐसी सिचुएशंस आप सभी को देखने को मिल जाता है। अब आगे देखें, यहां पर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज है, संसाधनों का संरक्षण है ना, क्या है ये, आइए समझते हैं। ठीक है। तो संसाधन की बात कर ले, संसाधन किसी भी तरह के विकास में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी, यानी कि कुछ भी अगर हमें डेवलपमेंट करना है, बिना संसाधन के कर ही नहीं सकते। घर बनाना है तो घर बनाने के लिए क्या चाहिए, सारे कच्चे मटेरियल चाहिए, सारे संसाधन चाहिए, तभी घर बन पाएगा। घर बनेगा तभी हम यहाँ पर रह पाएंगे। तो बिना संसाधन के हम कोई भी विकास वाला कार्य नहीं कर सकते। इसलिए संसाधन हमारे लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपभोग और अति उपभोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती है ना। यानी कि अगर संसाधन है, विवेकहीन तरीके से अगर हम इसका उपयोग करें, है ना, इरिटेशनल कंजप्शन करें, अति उपयोग करें, यानी कि जो लिमिट है, लिमिट से ज्यादा अगर हम उपयोग करें, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, कई सारे हमारे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगे, है ना। कैसा, तो सोशियो इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो है वो हमारे सामने क्या हो जाएगा, खड़ी हो जाएगा। और इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का कंजर्वेशन जो है, संरक्षण जो है, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें भूतकाल से, यानी कि बहुत पहले से अगर हम बात करें, तो भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। जैसे कि अगर इसमें हम गांधी जी की बात करें, तो गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता व्यक्त की है, और व्यक्त करते हुए इन्होंने एक लाइन कहा है, क्या कहा है, कि देयर आर इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। यानी कि संसाधन हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए बहुत है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। ठीक है। तो हमारे पास संसाधन इतना है कि हर एक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है,
लेकिन इतना भी नहीं है कि व्यक्ति की लालच को यहां पर पूरा कर सके, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड, ठीक है। तो ये गांधी जी ने कहा हुआ है, अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। ये किसने कहा है? ये गांधी जी ने कहा है, संसाधन के संदर्भ में कहा हुआ है, ठीक है। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्तियों तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जो है वो क्या हो जाती है? जिम्मेदार हो जाती है। किसके अकॉर्डिंग? गांधी जी के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है, ठीक है, कि अगर संसाधनों का ह्रास हो रहा है तो कुछ यहाँ पर लालची और स्वार्थी व्यक्ति हैं, और साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी आई हुई है ना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इसकी जो शोषणात्मक प्रवृत्ति रही है, ये सभी जिम्मेदार है संसाधनों का तेजी से ह्रास करने के लिए। और वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे, है ना, यानी कि जितना लिमिट हो, लिमिट जितना ही क्या करना है, उत्पादन करना है, उससे ज्यादा यहाँ पर नहीं करना है। इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन किए पक्षधर हुआ करते थे, यानी कि जन समुदाय मिलकर क्या करे? उत्पादन करे तो ज्यादा ठीक है, लेकिन मशीनों का प्रयोग करके बड़े स्तर पर शोषणात्मक तरीके से उत्पादन करना, इसके खिलाफ थे हमारे गांधी जी, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने यहां पर की हुई थी, है ना। इसके साथ साथ देखा जाए तो 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल में भी ऐसे विषयों को लेकर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है। गांधी जी को जो स्टेटमेंट है इस पुस्तक में इनके द्वारा शामिल किया गया है। 1987 में ब्रूडंट लैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान यहां पर किया गया था। तो ये हमारा संसाधन संरक्षण से जुड़ी हुई यहाँ पर कुछ बातें हैं। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। ये रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ, है ना। आर कॉमन फ्यूचर, है ना, हमारा साझा भविष्य, आर कॉमन फ्यूचर, ये क्या हो गया? एक पुस्तक के रूप में क्या किया गया? इसको छाप दिया गया। और इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राजील 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया था, जहां पर एजेंडा 21 जो है इसको यहां पर अपनाया गया और इस तरीके से संसाधनों के संरक्षण की बात यहां पर की गई, ठीक है। अब आइए संसाधनों में देखा जाए तो एक हमारा भू संसाधन जो है, लैंड रिसोर्स है, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी हम अपनी एक्टिविटी करते हैं वो सारे कहां पर करते हैं? भूमि में। हवा में तो नहीं कर सकते, तो हम भूमि पर क्या करते हैं? भूमि पर रहते हैं, है ना। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के जो आर्थिक क्रियाकलाप है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये सब हम कहां करते हैं? इसी लैंड पर करते हैं, है ना। साथ ही साथ विभिन्न रूपों में इसका हम उपयोग करते हैं, इसलिए भूमि जो है ये हमारे लिए क्या है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एक नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन होते हैं, है ना। प्राकृतिक वनस्पति, है ना, साथ ही साथ वन्य जीवन, है ना, मानव जीवन, हमारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, ये सब के सब हमारे भूमि पर ही क्या है? आधारित है। इसके बगैर देखा जाए तो हम कुछ भी यूज नहीं कर सकते, लेकिन इतनी आवश्यक होने के बावजूद भी भूमि एक सीमित संसाधन है ना, लिमिटेड रिसोर्सेज है। इसलिए जितने भी हमारे पास उपलब्ध भूमि है उसका विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए, एक योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए, ताकि ये हमारे लिए लंबे समय तक एक रिसोर्स के रूप में बना रहे। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां देखने को मिलती है, जैसे कि कहीं आपको पर्वत पहाड़ देखने को मिलेंगे, माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, कहीं पर आपको प्लेटू देखने को मिलेंगे, ठीक है। हमारे पास प्लेन एरिया भी है ना। इसके साथ साथ देखा जाए हमारे पास आइलैंड भी है ना। तो ऐसे विभिन्न प्रकार की संरचनाएं हमारे पास देखने को मिल जाती है। लगभग 43% एरिया जो है लैंड एरिया, है ना, ये क्या है? हमारे पास प्लेन है। और प्लेन एरिया में देखा जाए तो ये हमें बहुत सारी फैसिलिटीज क्या करती है? उपलब्ध करवाती है, जैसे कि एग्रीकल्चर जो है ना, एग्रीकल्चर जो है हम प्लेन एरिया में ही करते हैं। एवरेस्ट के चोटी पर चढ़ के तो हम एग्रीकल्चर नहीं करते, पहाड़ी एरिया में तो बड़े स्तर पर एग्रीकल्चर नहीं होता। सबसे ज्यादा जो होता है वो कहाँ? तो हमारे कहाँ? प्लेन एरिया में होते हैं। इंडस्ट्रीज भी देखा जाए तो इससे जुड़े हुए जितने भी इंडस्ट्रीज है सारे आपके प्लेन एरिया में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें पर्वत, है ना, तो जितना भी हमारा भू क्षेत्र है ना, उसके 30% भाग पर क्या है?
तो पर्वत जो है, माउंटेन्स जो है, ये क्या है, तो फैले हुए है ना। जहां से देखा जाए तो बहुत सारे नदियां निकलती है। नदियों की बात करें दो टाइप की, एक जो बारहमासी जिसे कहते हैं, तो हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां होती है वो बारहमासी नदियां होती हैं, जो हमारे लिए जो वाटर रिसोर्स है, वाटर रिसोर्स के रूप में बेहतर कार्य करता है। ठीक है, पर्यटन के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां हमारे लिए प्रदान करता है, पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है ना। वहीं अगर हम देखें देश के क्षेत्रफल का, तो लगभग 27% हिस्सा जो एक ऐसा है पठारी एरिया है, प्लेटू एरिया है, और इस क्षेत्र में देखा जाए तो खनिज संसाधन भरपूर है। जीवाश्म ईंधन और वनों के आधार पर देखा जाए तो ये बहुत ही विस्तृत क्षेत्र हो जाता है, उपयोगी क्षेत्र हो जाता है। तो भारत में जो विविधताएं हैं, ये विविधताएं होते हुए भी हमें एक नियोजित तरीके से इसका प्रयोग करना चाहिए। तो देखा जाए लगभग मैक्सिमम एक्टिविटीज जो है हम भूमि पर ही करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो मानवीय क्रियाकलाप है, जो लिमिट से अत्यधिक यहाँ पर क्रियाकलाप किया गया है, उसके कारण हमें यहाँ पर भूमि निम्नीकरण अर्थात लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिलता है ना। तो आइए समझते हैं लैंड डिग्रेडेशन क्या है और कहीं पर हो रहा है तो इसके लिए कंजर्वेशन मेजर्स क्या है, किस तरीके से हम यहाँ पर इसको कंजर्व कर सकते हैं, आइए समझते हैं। ठीक है, तो भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं और साथ ही साथ हम भी कर रहे हैं, और आने वाली हमारी भावी पीढ़ियां जो हैं उनके द्वारा भी इसका उपयोग किया जाता रहेगा। कैसे? तो हम भोजन कहां से पाते हैं? भूमि के माध्यम से ही पाते हैं। मकान हमने भूमि पर ही बना रखा है ना। कपड़ों की बात करें तो कपड़े जहां से प्राप्त होते हैं वो सब के सब हम भूमि के माध्यम से ही करते हैं। तो इतनी सारी चीजें हैं, है ना, इतनी सारी चीजें इसलिए हमारे लिए क्या है, आवश्यक है। तो इतना महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है, संसाधन है। लेकिन फिर भी इसका हमने जो जिस तरीके से प्रयोग किया है भूमि का, ये भूमि निम्नीकरण का कारण बना हुआ है। ठीक है, लगभग 95% जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं वो सारी आवश्यकताएं पूर्ति कहां से होती है, तो भूमि के बेस पर ही होती है। लेकिन मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाले प्राकृतिक ताकतों को भी यहां पर क्या हो रहा है, बल मिलते हुए चला जा रहा है। देखिएगा, अगर हम बात करें इस समय तो भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि क्या है, निम्नीकृत है, और इसमें से देखा जाए तो लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत आते हैं। 56% क्षेत्र जो है ये जल अपर्दित है, और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। कुछ मानवीय जो क्रियाएं हैं जैसे कि वनोन्मूलन, यानी कि वन का बड़े स्तर पर हम क्या कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं, अति पशुचारण कर रहे हैं, है ना, खनन हमने बड़े स्तर पर कर रखा है। तो ये सभी के सभी भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण हैं। ठीक है, क्लियर है। तो भूमि निम्नीकरण में देखा जाए, एक तो हम वन, आप सभी को पता ही है, पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी जड़ें मिट्टी जो है, मिट्टी को पकड़ के जकड़ के रखते हैं। जो घास होते हैं वो भी मिट्टी को जकड़ के रखते हैं। तो भूमि पर से अगर हम जंगल को काट दें तो मिट्टी को जकड़ के रखने वाला स्रोत ही खत्म हो गया। घासों में बड़े स्तर पर पशुओं को हमने चरा दिया तो जो घास भूमि को पकड़ के रखता है वो खत्म हो गया। खनन करने के लिए हम क्या करते हैं, जमीन को खोदते हैं, और इन सभी कारणों से क्या हो रहा है, भूमि का निम्नीकरण यहाँ पर होते जा रहा है। जैसे कि खनन के उपरांत जो खदान वाले स्थान है वहां पर गहरी खाइयां खोद दी जाती है ना, मलबे के साथ खुला हुआ छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और इस कारण से अब ये सारे जब पूरा एरिया खुला हुआ रहेगा, हवाएं आएंगी, क्या करेंगी, तो यहाँ से मिट्टियों को उड़ा के दूर लेके चली जाएंगी। तो इससे क्या हुआ, तो निम्नीकरण हुआ। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बन रहा है। तो हम क्या करते हैं कि खनन जब करते हैं तो वहां पर पेड़ पौधे जो है वो सब काट के खत्म कर देते हैं, और ये वहां पर भूमि निम्नीकरण का, लैंड डिग्रेडेशन का कारण यहाँ पर बना हुआ है। कुछ और एरिया की बात करें, जैसे कि हमारा गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पर जो पशुओं की चराई बड़े स्तर पर की जाती है, ये यहाँ पर भूमि निम्नीकरण का मेन रीजन यहाँ पर बन जाता है। इसके साथ साथ अगर हम पंजाब, हरियाणा और
पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की बात करें तो यहाँ पर सिंचाई बड़े स्तर पर की जाती है ना, हद से ज्यादा। तो अधिक सिंचाई जो है, अधिक सिंचाई के कारण यहाँ पर भूमि निम्नीकरण देखने को मिल जाता है। तो अत्यधिक सिंचाई के कारण भी यहाँ पर क्या होता है, भूमि निम्नीकरण देखने को मिल जाता है। कहां पर, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले एरिया में। ठीक है, क्लियर। अति सिंचन से उत्पन्न जो जलाक्रांतता है वो भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता जो है ये क्या हो जाती है, यहाँ पर बढ़ जाती है। तो अगर हम बात करें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले एरिया में, ये सभी क्या है, रीजन है जो भूमि निम्नीकरण के लिए हो जाते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ ऐसे एरिया जहां पर सीमेंट बनाए जाते हैं, तो सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को क्या किया जाता है, पहले पीसा जाता है ना। मिट्टी के बर्तन उद्योग में भी देखा जाए है ना, तो खड़िया मृदा चूना जो है ना, सेल खड़ी है, इसका प्रयोग किया जाता है और इससे बहुत मात्रा में वायुमंडल में क्या होता है, जब इसको पीसा जाता है तो धूल जो है, धूल यहाँ पर विसर्जित होती है। और जब इसकी परत भूमि पर जम जाएगी तो क्या होगा, मृदा में जो जल सोखने की क्षमता होती है वो सोखने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। मान लो मिट्टी है ना क्या कर रही है, जल को सोख रही है, लेकिन इस पर एक देखा जाए धूल का लेयर चढ़ जाए तो इससे क्या होगा, मिट्टी को है ना, मिट्टी जो है जल को सोखने की क्षमता जो है उसको क्या कर देती है, कम कर देती है। और मिट्टी कम सोखेगी तो फिर मिट्टी क्या होगी, सूखेगी, धूल बनेगी और हवाई इसको उड़ा के लेके चली जाएगी। तो इस एरिया में देखा जाए तो अगर भूमि निम्नीकरण का कारण देखें तो यही धूल की परतें जो हैं ऐसे एरिया में भूमि निम्नीकरण के कारण यहाँ पर बन जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों से देश में विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ है भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। जैसे कि फैक्ट्रीज जो यहाँ पर लगाए जाते हैं तो फैक्ट्री में कई सारे केमिकल्स होते हैं जिसको ऐसे ही क्या कर देते हैं, नदियों में बहा देते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, तो हमारा जल प्रदूषण बढ़ रहा है ना। तो ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जो है ये क्या हो रहा है, हमारे जल और भूमि को प्रदूषित करते हुए जा रहा है। तो ये सभी यहाँ पर कारण है ना। तो ऐसी जो समस्याएं हैं भूमि निम्नीकरण की, ऐसी समस्याओं को सुलझाने के कई सारे तरीके हैं। ठीक है, तो हमने तो ये रीजन देख लिया कि किस किस रीजन से यहाँ पर भूमि निम्नीकरण हो रहा है, एरिया वाइज भी हमने देख लिया। अब बात करें इसको किस तरीके से समाधान इसका किया जा सकता है, तो जैसे सबसे पहला क्या है, वनारोपण। तो ऐसे एरिया जहां पर वन की कटाई बड़े स्तर पर हो रही है वहां पर ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें, वन को लगाएं, है ना, पेड़ पौधों को लगाएं, है ना। जहां पर चारागाह बड़े स्तर पर उपयोग किया जा रहा है उसका उचित प्रबंधन करते हुए फिर चारागाह का हम बड़े स्तर पर उपयोग करें, है ना। तो ये हमारे तरीके यहाँ पर हो सकते हैं जिस कारण से भूमि निम्नीकरण यहाँ पर कम हो सकता है ना। पेड़ों की रक्षक मेखला जो है, शेल्टर बेल्ट हम यहाँ पर लगाकर हम क्या कर सकते हैं, भूमि निम्नीकरण को यहाँ पर बचा सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर क्या हो गया, ये एरिया हो गया, है ना, तो बीच में पेड़ पौधे नहीं है लेकिन इसके चारों साइड हम क्या कर दें, पेड़ पौधे लगा दें। तो इससे भी क्या होगा, तो इससे भी हमारे भूमि निम्नीकरण जो है यहाँ पर बंद होगा, है ना, कम होगा। पशुचारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियों लगाकर स्थिर यहाँ पर बनाया जा सकता है और इस तरीके से भी भूमि के कटाव जो है इसको भी रोकथाम किया जा सकता है ना। शुष्क क्षेत्रों में भूमि निम्नीकरण को कम किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर बंजर भूमि की बात करें तो इसका उचित प्रबंधन कर सकते हैं। खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण यानी कि रिफाइन करके हम अगर जल में डालें तो इस तरीके से हम प्रदूषण जो है, प्रदूषण को भी कम कर सकते हैं और भूमि निम्नीकरण को भी हम यहाँ पर कम कर सकते हैं। तो ये सभी तरीके हैं जिस तरीके से हम इसको इजिली तरीके से कम कर सकते हैं। अब भूमि में देखा जाए तो एक हमारे लिए क्या है, सोयल है। सोयल भी क्या है, एक हमारे लिए क्या है, संसाधन है, मृदा संसाधन है। तो आइए इसकी हम बात कर लें, ठीक है, कि आखिरकार ये क्या है। ठीक है, लगभग 45 मिनट के आसपास हो चुका है। ठीक, तो थोड़ा सा 1-2 मिनट रेस्ट ले लीजिए और उसके बाद फिर से यहाँ पर अपनी कंटिन्यूटी बनाइए, क्योंकि एक सेशन में पूरा एक चैप्टर जो है मैं कंप्लीट करते हुए चलूंगा। ऐसा ना कि एक चैप्टर हमारे कई दिनों में कंप्लीट हो रहे हैं, नहीं, एक दिन में चाहे जितना भी बड़ा चैप्टर हो हम उसको कंप्लीट करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए अगर हम बात करें मिट्टी को एज अ संसाधन हम देख रहे हैं तो क्या क्या है, आइए इसको समझते हैं। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य हमारा प्राकृतिक संसाधन है। ये यानी कि ये क्या है, एक प्रकार की रिन्यूएबल रिसोर्स है
और रिन्यूएबल होने के साथ साथ ये हमारे लिए एक नेचुरल रिसोर्सेज है ना। It is the medium of plant growth and support different type of living organism on the earth। यानी कि यही वो मिट्टी है जहां पर पेड़ पौधे जो होते हैं वो विकसित होते हैं और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के पृथ्वी पर जो जीव जंतु हैं उन सभी को ये पोषण करता है। इसलिए हमारे लिए क्या है, मिट्टी जो है ये अति आवश्यक यहाँ पर हो जाती है, एक बेहतरीन हमारे लिए रिसोर्सेज हो जाती है। अगर हम बात करें मृदा की, तो मृदा क्या एक प्रकार का जीवन तंत्र है, यानी कि लिविंग सिस्टम है और कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में भी देखा जाए तो लाखों वर्षों का समय लग जाता है और इसलिए हमारे लिए क्या है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मृदा कैसे बनता है आप सभी को पता ही है कि जो पेरेंट आपके चट्टाने हैं ये टूटती हैं, ठीक है, उसके बाद इसमें देखा जाए ह्यूमस मिक्स होता है, जल मिक्स होता है, वायु मिक्स होता है, उसके बाद से यहाँ पर मिट्टी का निर्माण होता है और ऐसे प्रोसेस में लाखों साल लग जाते हैं। ठीक है, मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच हो गया है ना, जनक शैल यानी कि वही आपका कौन सा पेरेंट रॉक हो गए, ठीक है, अथवा सनस्तर शैल हो गया, ठीक, जलवायु, वनस्पति और विभिन्न प्रकार के जो जैव और अजैव पदार्थ हैं ये सभी जब आपस में मिलते हैं तब जाके यहाँ पर मिट्टी बनता है। तो मिट्टी बनने में एक लंबी प्रोसेस लग जाती है ना। प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनद और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने में प्रक्रिया में योगदान देती है। जैसे कि तापमान बढ़ता है तो चट्टाने क्या हो जाती है, टूटती है, बहुत ज्यादा ठंडा होता है तब भी चट्टाने टूटती हैं, जल जब भी बहता है तो अपने साथ चट्टानों को तोड़ते हुए लेकर आता है, ठीक है, हवाएं चलती है तो ये भी चट्टानों को तोड़ती है, हिम नदी हो गया, अपघटन की क्रियाएं, ये सभी मृदा बनने की प्रक्रिया में क्या करती है, अपनी अपनी योगदान यहाँ पर देती है। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी हमारे लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मृदा जैव और अजैव ये दोनों ही प्रकार की पदार्थों से मिलकर बनती है। तो मृदा की बात करें इसमें जैव पदार्थ भी हैं जैसे ह्यूमस हो गए है ना, और अजैव पदार्थ भी हो गए जैसे कि पेरेंट चट्टान हो गए। तो इन सभी के मिलने से क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व जो है ना, तत्व हैं उनके रंग है, गहराई, गठन, आयु और रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को कई सारे पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो आइए इसी के साथ साथ भारत में मृदाओं के प्रकार कौन कौन से हैं, मिट्टियों के कौन कौन से प्रकार हैं, इसको भी एक बार हम देख लें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि भारत में अनेक प्रकार के क्या है, उच्चावच है। उच्चावच का मतलब कहीं पर आपकी पहाड़ी, कहीं पर मैदान है ना, कहीं पर आपके मरुस्थल, ठीक है, कहीं पर आपके प्लेटू, तो इसी को क्या कहा जाता है, उच्चावच कहा जाता है। तो विभिन्न प्रकार के हमारे उच्चावच पाए जाएंगे, भू आकृतियां पाई जाएगी है ना, विभिन्न प्रकार के जलवायु है, वनस्पति है। तो ये देखा जाए इन सभी में भारत में विविधता देखने को मिलती है और इन विविधताओं के आधार पर भारत की मृदाओं को कई सारे पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जैसे सबसे पहला जो है इसे हम बोलते हैं एलुवियल सोयल, जलोढ़ मृदा बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहला कौन सा हो गया, एलुवियल सोयल हो गया, जलोढ़ मृदा हो गया है ना। अगर हम बात कर लें तो ये मृदा बनती कैसे है, तो आप सभी को पता ही है ना कि ये देश में देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण है और ये नदियों के द्वारा लाए गए जो अवसाद हैं, इन अवसादों के निक्षेप से ऐसे मैदानों का निर्माण होता है। ठीक है, और ऐसे मैदानों का निर्माण देखें तो कहां कहां होगा, तो एक तो आपकी सिंधु और उसकी सहायक नदी, इधर देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी हो गई और यहाँ देखा जाए तो गंगा नदी तंत्र हो गया। तो ये तीन क्षेत्र है, तीन क्षेत्र में बड़े स्तर पर ये पाई जाती है। तो ये मृदा जो है विस्तृत रूप से फैली हुई है और ये देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जो है ये जलोढ़ मृदा से ही बना हुआ है और ये मृदाएं जो है ये हिमालय की तीन महत्वपूर्ण नदी तंत्र जिसमें सिंधु है ना, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी जो है इनके द्वारा लाए गए निक्षेपों से इसका निर्माण हुआ है ना। एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक भी फैली हुई आपको नजर आएगी। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान की बात करें, अब तटों की बात करें है ना, तो आप सभी को पता ही है ना कि भारत का ये साउथ वाला एरिया हो गया, तो ये हो गया हमारा पूर्वी तटीय मैदान है ना। विशेष तौर पर कौन, तो आपकी महानदी हो गई, ठीक है, गोदावरी नदी हो गई, कृष्णा नदी, कावेरी नदी,
इन नदियों के डेल्टे वाले एरिया में भी आपको जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो एक हो गया आपका गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, साथ ही साथ हमारे जो पूर्वी तटीय मैदान हैं, जो हमारी महत्वपूर्ण नदियां हैं, इन नदियों के डेल्टाई इलाके में भी आपको जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा की बात करें तो इसमें रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। यानी कि घाटी में देखा जाए तो घाटी में क्या है, बहुत महीन मिट्टी पाए जाएंगे, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ें तो इसमें मोटाई जो है, मृदा के कण जो हैं, ये बड़े होते चले जाते हैं। ठीक है। नदी घाटी के ऊपरी भागों में जैसे ढाल भंग के समय पे, यानी कि जहां पर ढाल खत्म हो रहा है, वहां पर मोटे कण वाली मृदा पाई जाती है। और ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी में बने मैदानों, जैसे कि यहां पर देखें द्वार है ना, जिसे चो क्षेत्र कहा जाता है, तराई में आमतौर पर पाई जाती है। तो तराई वाले इलाके से यहाँ पर क्या होगा, तो मोटे मोटे कण वाले आपकी मिट्टियां यहाँ पर पाई जाती है। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी किया जा सकता है, और आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा जो है ये दो प्रकार की हो जाती है। एक को बोलते हैं हम क्या चीज है ना, एक को बोलते हैं हम न्यू है ना, एक को हम क्या बोलते हैं, खादर। तो एक हो गया आपका ओल्ड एलुवियल, यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसे हम क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं, और दूसरा हो गया न्यू एलुवियल सॉइल, जिसे हम क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। तो जो पुराने यहाँ पर जलोढ़ मृदा है उसे हम क्या बोलते हैं, बांगर, और जो नई जलोढ़ मृदा है इसे हम क्या बोल लेते हैं, इसे हम खादर बोल लेते हैं। बांगर मृदा में देखा जाए तो कंकड़ जो है ये क्या होगा, ये थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा, और खादर मृदा में देखा जाए तो बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं, क्योंकि पुराने वाले हैं है ना, तो वहां पर बहुत लंबे टाइम से बाढ़ नहीं आया है, और जिस कारण से वहां पर मोटे मोटे कण पाए जाएंगे। और नए वाले में क्या हो गया कि फिर से बाढ़ आई और एक लेयर लगा के चली गई। तो अगर हम खादर मृदा में देखें तो यहाँ पर मिट्टी की कण जो है महीन कण पाए जाते हैं, जबकि बांगर में क्या होंगे, तो थोड़ा सा इसके अपेक्षा बड़े कण आपके पाए जाएंगे। अगर बात करें इसकी विशेषता की, तो ये मिट्टी जो होती है बहुत ही ज्यादा क्या होती है, फर्टाइल होती है ना, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है, और अधिकतर जलोढ़ मृदाएं जो होती है इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और साथ ही साथ अन्य विभिन्न प्रकार के अनाजों के साथ साथ दलहन फसलों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त हो जाता है, और यहाँ पर बड़े स्तर पर हम कृषि कार्य करते हुए चलते हैं। अधिक उपजाऊपन के कारण ही जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र जो है यहाँ पर गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि का मतलब कि एक वर्ष अर्थात 12 महीने में हम ज्यादा से ज्यादा फसलों को क्या करते हैं, यहाँ पर उत्पादित कर पाते हैं। तो यहाँ पर गहन कृषि की जाती है, और इसके साथ साथ देखा जाए तो जनसंख्या घनत्व भी यहाँ पर क्या है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, यहाँ पर ज्यादा है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं, और इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार को भी हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। यानी कि पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें थोड़ा सा हम कुछ परिवर्तन कर दें है ना, तो क्या हो सकता है, वहां पर भी बड़े स्तर पर पैदावार किया जा सकता है। उसके बाद दूसरा जो हमारा प्रकार है ये है आपकी ब्लैक सॉइल, काली मृदा। और काली मृदा की बात करें तो इन मृदाओं का रंग कैसा होता है, काला होता है। ठीक है। इन मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो काली मिट्टी को ही हम क्या बोलते हैं, रेगुर बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल है ना। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है ना, और साथ ही साथ कपास की खेती के कारण ही इससे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ये माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर दिया हुआ है ना। अब बात करें इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि भारत का ये वो एरिया है जहां पर कभी ज्वालामुखी आई होगी, और ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनिक इरप्शन हुआ, और लावा जो है वो विस्तृत क्षेत्रों में क्या हो गया, फैल गया। फैलने के कारण फिर उसको बाह्य कारक जो है जैसे कि हवाएं हो गई है ना, वर्षा हो गया, इन सभी के द्वारा तापमान हो गया, इन सभी के द्वारा इसको तोड़ा गया। फिर इसमें ह्यूमस मिक्स हुए, जैव अजैव तत्व मिले, और फाइनली ये क्या हो गई, यहाँ पर मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो गई। तो इस प्रकार की मृदाएं जो है ये दक्कन की पठार जो है ऐसे क्षेत्रों के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, और लावा जनक शैलों
है ना, लावा जनक शैलों से ये बनी हुई, यानी कि इसका निर्माण किससे हुआ है, लावा से बना हुआ है। ये मृदा आपके महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक ये फैली हुई है ना। ये जब पढ़ रहे हो ना तो अपने सामने एक बार मैप रखेंगे तो एकदम दिमाग में क्या हो जाएगा, भर जाएगा। मैं यहाँ पर मैप लगाना थोड़ा सा भूल गया, है ना, अब लग रहा है कि हाँ यहाँ पर मैप होना चाहिए। तो अगली कक्षा जो होगी ज्योग्राफी की, आधे पे मैप होगा, आधे पे आपकी डेटा होगी, ताकि साथ ही साथ खोपड़िया में छपते हुए चले। तो इसको कीजिएगा तो अपने सामने मैप रखिएगा ताकि सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर होते हुए चली जाए। काली मृदा की बात करें तो ये बहुत महीन कणों अर्थात मृतिका से बनी होती है और इसकी नमी धारण करने की क्षमता जो होती है बहुत ज्यादा हो जाती है और ये इसके लिए क्या है, कपास की खेती के लिए आदर्श स्थिति हो जाता है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्व जो इससे परिपूर्ण होती है, परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। तो ये स्टेटमेंट में पूछा गया यूपीएससी में, ठीक है ना। तो इसमें फास्फोरस की मात्रा जो होती है ये क्या होती है, कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती है जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है, ठीक है। अब दरारें क्या हो जाती है, दरारें पड़ गई तो उसके अंदर तक क्या हुआ, इसमें हवाएं चली गई। गीली होने पर ये मृदाएं जो है ये चिपचिपी हो जाती है और इनको जोतना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है, नहीं तो बाद में इसकी जुताई करना भी उतना आसान नहीं रह जाता, ठीक है। अगली जो तीसरी प्रकार की मिट्टी है वो है हमारा रेड एंड येलो सोइल, यानी कि लाल और पीली मृदा, ठीक है ना। अब बात करें कि लाल मृदा ये पाई कहां जाती है, तो दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टान पर कम वर्षा वाले भागों में ये विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं जो है ये आपको उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट की पहाड़ी पद पर ये सारी मृदाएं जो है वो आपकी पाई जाती है। इन मृदाओं को लाल रंग जो है ये रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में जो आयरन है ना, जो लौह धातु है, इसके प्रसार के कारण होता है। यानी कि लाल रंग का रीजन क्या है कि इन मिट्टी में आयरन की मात्रा क्या होती है, अत्यधिक होती है। और इसी आयरन में पीला रंग कब हो जाता है, जब इसमें जलायोजन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर आयरन युक्त जो भी हमारी मिट्टियां हैं इसमें थोड़ी सी अगर आपकी पानी मिल गई तो पानी के मिलने के साथ ही इसका रंग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। तो इसी को लाल और पीली मृदा कहा जाता है। अगला जो प्रकार है वो है हमारा लेटराइट सॉइल, है ना, लेटराइट मृदा। लेटराइट का मतलब ये देखा जाए एक हमारा ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसे कहा जाता है लेटर, और लेटर का मतलब होता है ईंट, है ना। लेटर का मतलब क्या होता है, ईंट हो जाता है, इसी से बना हुआ है लेटराइट। लेटराइट मृदा का निर्माण जो है ये उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। ये भारी वर्षा से अत्यधिक निचालन का परिणाम है, यानी कि ऐसे एरिया में निर्मित होते हैं जहां पर बड़े स्तर पर क्या होता है, वर्षा होती है। और वर्षा आप सभी को पता ही है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा होगा और उससे थोड़ा कम जो होगा वो आपके उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होगा, ठीक है। तो ये सारी डेटा भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी और अम्लीय, जिसका पीएच मान जो है ना, पीएच मान ये कितना 6 से कम होती है। इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। ये अधिकतर दक्षिणी राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों और साथ ही साथ उत्तर पूर्वी प्रदेशों में ये पाई जाती है। तो ये याद रखिएगा, जहां इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं वहां इसमें ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, लेकिन विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। तो ये भी इसकी एक विशेषता हो गई, है ना। स्थल रूपों पर उनकी स्थिति के अनुसार उनमें अपर्दन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जाती है। तो यहाँ पर चाय और कॉफी जो उगाई जाती है ये कौन सी मिट्टी हो गई, तो जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर सॉइल इरोजन जो है बड़े स्तर पर होता है ढलानों पर,
लेकिन अपर्दन और भूमि निम्नीकरण की संभावना तो होती है। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, मृदा संरक्षण कर लेते हैं। जैसे मान लो ये ढलान वाली एरिया हो गई, तो यहाँ पर हम सीढ़ी नुमा खेती बना लेते हैं और फिर इन एरिया में क्या करते हैं, तो यहाँ पर बड़े स्तर पर हम चाय और कॉफी उगा लेते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदाएं जो हैं, यहाँ पर काजू भी बड़े स्तर पर उगाया जाता है ना। काजू की फसल के लिए ये बहुत ही ज्यादा अधिक उपयुक्त हो जाती है। तो लेटराइट मिट्टी में ही देखा जाए तो चाय और कॉफी बड़े स्तर पर उगाया जाता है। उसके बाद अगला जो है वो है आपका एरिड सॉइल, मरुस्थली मृदा। और मरुस्थली मृदाओं का रंग जो होता है ये लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं जो है ये आम तौर पर कैसी होती है, रेतीली होती है, लवण युक्त होती है। कुछ क्षेत्रों में देखा जाए तो नमक की मात्रा तो इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल निकालिए और जल निकाल के उसको गर्म कीजिए, वाष्पीकृत कीजिए, वाष्पीकृत होकर वहां का जल जो है वो निकल जाएगा और वहां पर नमक बन जाएगा। ठीक है, तो इतना ज्यादा आपको नमक इन मिट्टियों में पाया जाता है, इन झीलों में पाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्पन दर जो होता है यहाँ पर क्या होता है, अधिक होता है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम हो जाती है। यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और टेम्परेचर ज्यादा होगी तो जो भी जल होगा वो बहुत जल्दी से क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत होकर यहाँ से निकल जाएगा, जिस कारण से यहाँ पर ह्यूमस और ह्यूमस के साथ साथ नमी की मात्रा बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है। यानी कि जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएं कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल अंतःस्यदन यानी कि इनफिल्ट्रेशन अवरुद्ध यहाँ पर हो जाता है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है ना। जैसे कि आप सभी ने नाम सुना होगा इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है, तो ये ऐसे एरिया में जहां पर जल था ही नहीं, वहां पर हमने इस कैनाल के माध्यम से जल उपलब्ध करवा दिया और वहां पर बहुत बढ़िया तरीके से क्या हो रहा है, कृषि कार्य यहां पर हो रहे हैं। ठीक है, अब अगला है हमारा फॉरेस्ट सॉइल, वन मृदा हो गई। और वन मृदा की बात करें, ये आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध होता है और इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव भी आते रहता है ना। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती है, परंतु ऊपरी ढालों की ओर जैसे जैसे जाएंगे इनका गठन मोटे कणों का होते हुए चला जाता है। ठीक है, हिमालय के हिमच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है और ये अधिसिलिक यानी कि एसिडिक तथा ह्यूमस रहित ये मिट्टी हो जाती है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में देखें तो निचले क्षेत्रों में विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में देखा जाए ये मृदाएं जो होती है उपजाऊ होती है ना। जलोढ़ पंख या जहां पर ये जाकर ये समाप्त होती है ना, तो इन सभी एरिया में देखा जाए तो ये मिट्टी जो होती है उपजाऊ होती है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फसल जो है फसल भी यहाँ पर उत्पादित कर लिए जाते हैं। ठीक है, अब हमारा अंतिम टॉपिक यहाँ पर बचता है मृदा अपर्दन और संरक्षण, है ना, यानी कि सोइल इरोजन एंड सोइल कंजर्वेशन। ठीक है, क्लियर है। तो आइए इस अंतिम टॉपिक को समझते हैं और इसके साथ ही अपने सेशन को भी समाप्त करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखिएगा अगर हम बात करें मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। यानी कि किसी भी कारण से मृदा का कटाव हो रहा हो, है ना, वो बह जा रही हो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। और मृदा बनने और बनने के साथ साथ अपरदन, ये दोनों क्रियाएं जो होती है ये आमतौर पर साथ साथ होती है और दोनों में संतुलन भी होता है। ऐसा नहीं है कि बस मृदा बनती रहेगी, नहीं, मृदा बनती भी है और इसका इरोजन भी होता है। ठीक है, सोइल यहाँ पर बनेगा भी और इसका इरोजन भी होगा, दोनों आमतौर पर साथ साथ चलता है और इस तरीके से दोनों में संतुलन भी यहाँ पर बने रहता है। लेकिन जो हमारी मानवीय क्रियाकलाप है, जैसे कि हमने बड़े स्तर पर जंगलों की कटाई कर दी, बड़े स्तर पर हमने पशुओं के चारागाह के रूप में इसका उपयोग किया, विभिन्न प्रकार की संरचनाएं हमने निर्मित की, मैंने बड़े स्तर पर जो हमने खनन किया, इन सभी से कई बार क्या होता है कि ये संतुलन बिगड़ जाता है और बिगड़ने के साथ साथ प्राकृतिक तत्व जैसे कि यहाँ पर हमारे जो पवन है, हवाएं हैं, है ना, हिम नदी है, जल है, ये सभी मृदा का अपरदन करते हैं। ये अपरदन तो करते हैं लेकिन संतुलन बना के, लेकिन हमारी जो मानवीय क्रियाकलाप है जिस कारण से ये ज्यादा बड़े स्तर पर क्या करने लग जाते हैं, मृदा का अपरदन करने लग जाते हैं। जैसे बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, यानी कि जल जहां पर बहता है वो क्या करता है,
तो यहाँ पर गहराई बनाते हुए चलना जाता है, जिन्हें अनलिकाएं कहते हैं। और ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती और इसे उत्खात भूमि यानी कि बैड लैंड कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे लैंड को क्या बोलते हैं? बैड लैंड कहते हैं। ठीक, अगला, चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को क्या कहा जाता है? रवाइन कहा जाता है, खड कहा जाता है। तो खड भूमि, ऐसी भूमि को चंबल में क्या बोलते हैं? खड बोलते हैं। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है और ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा जो है ये घुलकर जल के साथ क्या हो जाती है? बह जाती है। इसे चादर अपरदन यानी कि सीट इरोजन कहा जाता है। क्लियर? तो दूसरा टर्म यहाँ पर क्या है? सीट इरोजन, चादर अपरदन, याद रखिएगा। अगला, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया जो है इससे पवन अपरदन कहा जाता है ना, इससे विंड इरोजन कहा जाता है। ठीक है, तो अगर पवन जो है ना ये मृदा को उड़ा ले जाता है तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे विंड इरोजन। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे देखिएगा, कृषि के गलत तरीके से भी मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने से, जैसे कि मान लीजिए ढलान वाला एरिया है, तो अगर इधर से हम हल चलाएंगे इधर की ओर तो ये मिट्टी क्या होगी? ये भी मिट्टी धीरे धीरे कहां? तो नीचे की ओर चली जाएगी। ये क्या होगा? सोइल इरोजन होगा। तो गलत ढंग से हल चलाने से, जैसे ढाल से ऊपर से नीचे की ओर अगर हम हल चलाते हैं तो इससे वाहिकाएं बन जाएगी, है ना। और फिर इसमें से जब जल आएगी तो क्या करेगी? अपने अगल बगल की मृदा को आसानी से काट के बहा ले जाएगी। तो इस तरीके से भी क्या होगा? आपका सोइल इरोजन होगा। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च जुताई यानी कि काउंटर प्लॉगिंग कहा जाता है। तो काउंटर, है ना, काउंटर प्लॉगिंग क्या होता है? तो इससे, है ना, इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करना? हल चलाना। ठीक है ना, इस तरीके से, जैसे ढलान है तो इस तरीके से इस पर हल चलाना। ऐसे चलाने से क्या होगा? तो पानी जो है ये इससे क्या होगी? पानी को ये अवरोध करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा और इस तरीके से इसका बहाव ना के बराबर होगा। तो ऐसी जुताई को हम क्या बोलते हैं? समोच्च जुताई, है ना, काउंटर प्लगिंग इसको कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं और सोपान कृषि जो है अपरदन को क्या करता है? नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफी प्रचलित है। जैसे कि ये ढलान वाला एरिया हो गया तो हम इसको क्या कर सकते हैं? ऐसे सोपान बना सकते हैं ना, सीढ़ी जैसी संरचना जो है ये हम यहाँ पर निर्मित करके आसानी से मृदा अपरदन जो इसको हम रोक सकते हैं। और ये पश्चिमी और मध्य हिमालय में सबसे ज्यादा प्रचलित कृषि के तरीके हैं। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं और ये पौने द्वारा जनित बल को कमजोर करती है और इस तरीके से पट्टी कृषि कहते हैं ना। इस तरीके को क्या कहते हैं? स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। तो स्ट्रिप फार्मिंग क्या है? जैसे बड़े खेत हैं इसको पट्टियों में बांट दिया जाता है, फसलों के बीच में हम क्या करते हैं? घास की पट्टियां उगा देते हैं ताकि हवाएं जो हैं ये मिट्टियों को उड़ा के नहीं ले जाएं, है ना। तो ये क्या करती है? पवन को क्या करती है? कमजोर करती है। और ऐसे जो कृषि होता है इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिप फार्मिंग, पट्टी कृषि इसे कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक, है ना, रक्षक मेखला यानी कि शेल्टर बेल्ट बनाकर भी हम क्या कर सकते हैं? पवनों की गति को कम कर सकते हैं। और इन रक्षक पट्टियों को पश्चिमी भारत में रेत के टीलों के अस्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो इस तरीके से सोइल इरोजन और इरोजन से हम यहाँ पर बचाव भी कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा सेशन जो है यहाँ पर क्या होता है? कंप्लीट होता है ना। सेशन जो है हमारा यहाँ पर क्या होता है? कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ सबको सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अब इससे आप या तो 10वीं की बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, है ना, पूर्णतः तैयार यहाँ पर कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन आपके यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही साथ देखें तो जितने भी आपके कंपटीशन के एग्जामिनेशन हैं, है ना, चाहे यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी यहीं से पूछती है, एनसीईआरटी से ही पूछती है, बस उसको करंट मुद्दे से क्या करती है? जोड़ देती है। ठीक है, साथ ही साथ बीपीएससी की बात कर ले, बिहार दरोगा, है ना, एसएससी, जितने भी एग्जाम है सभी के लिए यहाँ से प्रश्न बनते हैं और बनते रहेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी जो है बेसिक है और यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे ही बनेंगे। तो सेशन कैसा लगा? सेशन के पश्चात आप सभी लोग कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। ठीक है, तो फिलहाल सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। फिलहाल के लिए आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद। और सेशन अच्छा लगा हो तो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करेंगे, जहां कहीं भी जुड़े हो वहां पर शेयर करेंगे, अपने स्टेटस पे लगाएंगे, हर जगह क्या करना है, इसको फैला देना है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।